हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर कैसे दिया जाता है। बड़े ट्रिकी होते हैं भाई, बहुत दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन इसको सॉल्व करने की भी एक ट्रिक है। अगर आपको वो ट्रिक आ गई तो आप चुटकियों में रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने अल्टरनेटिव लिख दिए हैं आपके सामने, यही 4 अल्टरनेटिव आते हैं। इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं। यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि एक असर्शन जो यहां पे है, असर्शन जो यहां पे ए है वो है स्टॉक वेरिएबल does not have a time dimension, और रीजन जो इसका है, रीजन आर जो इसका है वो है स्टॉक वेरिएबल is measured over a period of time। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इतना तो आपको पता लग गया होगा कि ये नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, स्टॉक और फ्लो टॉपिक उससे रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको असर्शन पढ़ना है और रीजन पढ़ना है। सिंपल इसको पढ़ना है। तो स्टॉक वेरिएबल डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, स्टॉक वेरिएबल का टाइम डायमेंशन नहीं होता, ये असर्शन कह रहा है, जो कि ठीक लग रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात है। स्टॉक वेरिएबल का टाइम डायमेंशन नहीं होता, वो फ्लो वेरिएबल में होता है। तो स्टॉक वेरिएबल डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, ये बिल्कुल सही कह रहा है। रीजन कह रहा है स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बात गलत है दोस्तों। यही तो बात गलत है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कह रहा है, ये स्टॉक वेरिएबल के बारे में कह रहा है कि ये रीजन गलत है। अब आपको सिंपली ऑप्शन में जाना है और देखना है कहां लिखा हुआ है कि रीजन गलत है। तो इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो देखो लिखा हुआ है रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। देखिए यहां समझने वाली बात यह है कि अगर रीजन गलत है तो यही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। रीजन इज फॉल्स, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। देखिए रीजन अगर गलत है ना तो असर्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि रीजन गलत हो गया तो असर्शन अपने आप ट्रू होगा ही होगा। तो आपको इनमें से कोई एक गलत चीज देखनी है, सबसे पहले गलती पकड़नी है, गलती किसमें है। तो गलती रीजन में है तो रीजन फॉल्स हो गया, तो सी ऑप्शन बनता है, आंसर सी हो गया। ठीक है भाई, चलिए इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं, और डस्टर का नहीं, ये इसको मिटा देते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कहता है और उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है असर्शन जो इसका है, असर्शन जो इसका है ए, वो है रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, ये लिखा हुआ है। और रीजन क्या लिखा है, देखो रीजन आर जो लिखा हुआ है इसका, वो लिखा हुआ है रियल फ्लो इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between firms and household। ठीक है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले आपको गलत चीज देखनी कि रॉन्ग आंसर कौन सा है। तो आइए इसको देखते हैं। तो असर्शन कह रहा है
रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, यही तो गलती है। असर्शन ही गलत है कि रियल फ्लो को ये नॉमिनल फ्लो बोल रहा है, जबकि रियल फ्लो फिजिकल फ्लो होता है। तो ये असर्शन गलत है। बस अब आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में असर्शन गलत कहां है। ये रहा, असर्शन ए इज फॉल्स, असर्शन ए इज फॉल्स, यानी कि इसका आंसर होगा डी। रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर असर्शन फॉल्स हो गया, असर्शन फॉल्स हो गया तो रीजन ट्रू होगा ही होगा। यस नो, ये बात है। तो एक सही एक गलत, एक सही एक गलत, ऐसे देखना है। तो इसका आंसर होगा डी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा डी। पहले गलत चीज की तरफ ध्यान जाना है, ठीक है, गलत चीज को देखना है। तो ये भी हमने कर लिया है। अब आगे चलते हैं और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सी और डी वाले एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। अब देखते हैं कि ए और बी वाले एग्जाम्पल कैसे होंगे। ज्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो ए और बी में ही प्रॉब्लम आती है। यही तो सबसे बड़ी चीज है, यही समझाऊंगा। इसी की एक ट्रिक है और बहुत इजीली आपको पता लग जाएगा कि आंसर ए होगा या बी होगा। बने रहिए वीडियो के साथ। तो इसको मैं मिटा देता हूं और अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन इस तरीके से है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और असर्शन ए जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, इज ऑल्सो टर्म्ड एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दोस्तों मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि अगर जो भी आप मेरी वीडियो देखते हैं, पुरानी वीडियो नई वीडियो जो भी देखते हैं, तो वो हमेशा पेन और पेपर लेके लिख के उसको देखें, क्योंकि मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाता हूं। तो पेन पेपर लेके देंगे तो साथ साथ नोट्स भी बनते जाएंगे और चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। और रीजन इसका जो है वो है डेप्रीशिएशन रेफर्स टू, डेप्रीशिएशन refers to that value of fixed capital, that value of fixed capital, fixed capital की वो value which is used up in the process of production, in the process of production। ठीक है भाई, ये लिखा है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही ट्रिक कि पता लगाइए कि गलत कौन सा है। तो डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये तो डेप्रीशिएशन का अदर नेम होता है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। और रीजन में कह रहे हैं डेप्रीशिएशन रेफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल विच इज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये बात भी बिल्कुल सही है। डेप्रीशिएशन की डेफिनेशन लिखी है, असर्शन में अदर नेम है और रीजन में उसकी डेफिनेशन लिखी है। तो दोनों बातें सही हैं, और जब दोनों बातें सही हैं तो सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसका आंसर या तो ए होगा या बी होगा। और अब यहां पे आपको लगाना है अपना दिमाग, और दिमाग ये है कि जब आप असर्शन पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको बिकॉज वर्ड लगाना है। बिकॉज इंग्लिश का वर्ड है ना, बिकॉज, क्योंकि। असर्शन को पढ़िए, बिकॉज वर्ड लगाइए और फिर रीजन को पढ़िए। अगर मामला बिल्कुल फिट बैठता है तो आंसर ए होगा, ठीक है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बिकॉज डेप्रीशिएशन रेफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच is used up in the process of production। तो ये मामला बिल्कुल फिट बैठ रहा है। डेप्रीशिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि डेप्रीशिएशन का मतलब है कि फिक्स कैपिटल जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज्ड अप हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। बिकॉज लगा के हमने देखा और लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। तो आंसर जो इसका है वो होगा ए ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक थोड़ा और दिमाग में लगा सकते हैं कि कंजप्शन वर्ड का मतलब होता है यूज्ड अप। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल यूज्ड अप हो चुकी है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो खप चुकी है, यूज्ड हो चुकी है।
यस नो? तो क्या ट्रिक सीखी आपने? बिकॉज लगा के देखना है, और अगर लाइन सही बैठ रही है तो आंसर ए होगा। यस नो? दैट्स ग्रेट। एक क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देखिए जी, एक क्वेश्चन इसका हम और देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ए असर्शन जो इसका है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो कह रहा है फैक्टर इनकम इज अ बायलैटरल कॉन्सेप्ट। फैक्टर इनकम इज अ बायलैटरल इनकम, या कॉन्सेप्ट नहीं है, इनकम लिखा था, बायलैटरल इनकम। और जो रीजन है इसका वो है फैक्टर इनकम इज अर्न्ड, EARNED, अर्न्ड फॉर contributing to production process, ठीक है भाई, ये है हमारा क्वेश्चन। इसके बाद एक और करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फैक्टर इनकम इज अ बायलैटरल इनकम। फैक्टर इनकम बायलैटरल वर्ड का मतलब होता है दो तरफा, जो दोनों तरफ से होती है उसे बायलैटरल बोलते हैं। तो ये तो भाई असर्शन तो सही है, क्योंकि फैक्टर इनकम दो तरफा होती है, एक तरफ देते हैं एक तरफ लेते हैं, तो बायलैटरल, ये बिल्कुल सही बात है। फैक्टर इनकम इज अर्न फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस, ये बात भी बिल्कुल सही है। फैक्टर इनकम तभी मिलती है जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। बात समझ में आ गई? तो दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। इसका मतलब आंसर क्या नहीं होगा? आंसर सी और डी में से नहीं हो सकता। अब आंसर ए और बी में से ही होगा। अब ए को पता लगाने के लिए बिकॉज लगाना पड़ेगा, तो हम बिकॉज लगा के देखते हैं। फैक्टर इनकम इज अ बायलैटरल इनकम बिकॉज, यहां लगाया हमने बिकॉज फैक्टर इनकम इज अर्न फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस। ये लाइन बिल्कुल सही है भाई। फैक्टर इनकम को बायलैटरल इनकम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फैक्टर इनकम तभी मिलती है जब हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। आंसर होगा इसका, वो होगा ए। यस नो? दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इसको भी मिटा देते हैं। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। एक और करें? चलो कर लेते हैं एक और। अब इतनी आपने वीडियो देख ली तो एक थोड़ा सा और कर लेते हैं, इतना तो सब्र आप कर ही सकते हैं। एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो असर्शन जो कह रहा है इसका, वो कह रहा है डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम in case of closed economy, और रीजन इसका जो लिख होगा वो दिया है क्लोज इकोनॉमी हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन with rest of the world, ठीक है भाई। तो अब इस क्वेश्चन को देख के आप इतना तो समझ गए होंगे कि दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के बराबर होती है जब क्लोज इकोनॉमी है, ठीक है। और क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? जिनका इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होता विदेशों के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब विदेशों के साथ, ठीक है। दोनों बातें सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे। अब इसमें बिकॉज लगा के देखते हैं। अगर हम यहां पे इसमें बिकॉज लगाते हैं, अब देखिए लाइन क्या बनती है।
डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम इन केस ऑफ क्लोज इकोनॉमी बिकॉज क्लोज इकोनॉमी हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सही बात है, पहली बात को एक्सप्लेन ही तो कर रहा है वो कि क्लोज इकोनॉमी में बराबर होती है, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी होती है जिसका कोई इकोनॉमिक रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ नहीं होता। दोनों बातें जस्टिफाई कर रही है, बिकॉज लगा के हमने देख लिया, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। आंसर जो इसका होगा वो होगा ए। ठीक है भाई, भाई बहुत बढ़िया। अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी है, आपको पसंद आई है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो भाई प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू।